इसराइल पर फिर से अटैक हुआ है। बट सरप्राइजिंगली इस बारी ये अटैक किसी टेररिस्ट ग्रुप ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। Good evening and welcome. It was Iran who struck tonight in the ever-spiraling cycle of violence in the Middle East. The U.S. says around 200 Iranian ballistic missiles launched from Iran rained down across Israel this evening, sending people running for cover. 1 अक्टूबर 2024 ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इसराइल पर एयर स्ट्राइक की। इन मिसाइल से हुए डैमेज को क्लियरली इन पिक्चर्स में देखा जा सकता है। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। World War III has already started. The World War is already upon us. आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या ये हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएंगे। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि हमास और इसराइल के बीच में था, उसमें लेबनान और ईरान जैसी कंट्रीज कैसे इन्वॉल्व हो गई, इस चीज़ का कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1896 यूरोप से। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ एक नेशनलिज्म का मूवमेंट भी यूरोप में तेजी पकड़ रहा था। यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट अपने नेशंस को लेकर स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। ब्रिटिशर्स का कहना था कि ब्रिटेन हमारा देश है, फ्रांस में रहने वाले लोगों का कहना था कि फ्रांस हमारा देश है, और जर्मन्स का कहना था कि जर्मनी हमारा देश है। लेकिन दूसरी तरफ एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो इस मूवमेंट से रियलाइज़ कर चुकी थी कि भले ही वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई नेशनल स्टेट ही नहीं है। और ये कम्युनिटीज़ थी ज्यूज़ की, यहूदीज़ की। अब हिस्टोरिकली ज्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जिनका कहना है कि उनके गॉड ने उनको एक पीस ऑफ लैंड प्रॉमिस किया है जिसका नाम था फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन ही उनका देश है क्योंकि वहाँ पर एक टेम्पल माउंट है और इस बात का जिक्र हिब्रू बाइबल में भी था। तो 1896 के नेशनलिज्म मूवमेंट से इंस्पायर होकर एक यहूदी व्यक्ति जिनका नाम था थियोडर हर्जल स्विट्जरलैंड के बाजिल सिटी में सारे ज्यूज़ को गैदर करते हैं और एक पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, और इस पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम रखा गया ज़ायोनिज्म। अब इस ज़ायोनिज्म के जो पहले 4 अक्षर हैं ज़ायोन, उसका मतलब था टेम्पल माउंट। और इस मूवमेंट का मोटिव एकदम क्लियर था कि ज्यूज़ यूरोपियन कंट्रीज से मूव आउट करेंगे, टेम्पल माउंट वाली जगह को एक्वायर करेंगे और वहीं अपनी एक कंट्री बनाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि टेम्पल माउंट वाली जगह उस टाइम पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती थी। अब ऑटोमन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा अरेबिक एम्पायर था जो कि छोटी छोटी टेरिटरी से मिलकर बना था, और उसी में से एक छोटी टेरिटरी थी फिलिस्तीन। और ऑटोमन एम्पायर से ही निकले हैं आज के मिडल ईस्ट के सारे देश। अब पिक्चर में एंट्री होती है फ्रांस और ब्रिटेन की। फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा से ही ऑटोमन एम्पायर को कॉलोनाइज करना चाहते थे और इसके 2 बड़े रीज़न थे। पहला, ऑटोमन एम्पायर एक बहुत ही सेंसिटिव ट्रेड अफेक्टिंग लोकेशन थी जिसके पास बहुत सारे मैरीटाइम ट्रेड रूट्स थे जैसे कि स्यूज़ कैनाल, और इसके चलते फ्रांस और ब्रिटेन जियोपॉलिटिकल कंट्रोल गेन कर सकते थे। और दूसरे थे सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व्स जो कि मिलिट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक वरदान थे। अब एक तरफ यहूदीज डिसाइड कर चुके थे कि वो फिलिस्तीन जाएंगे, फिलिस्तीनी अरब से उनकी लैंड खरीदेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे, और हैवी माइग्रेशन शुरू हो चुका था। तो दूसरी तरफ शुरू हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 जिसके 2 इंपॉर्टेंट राइवल्स थे, एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर और उसके अलायंस। फ्रांस और ब्रिटेन का मोटिव क्लियर था, वो ये चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर ये युद्ध हारे, और 1918 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ, ऑटोमन एम्पायर ये युद्ध हार गया। अब फ्रांस और ब्रिटेन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था कि वो ऑटोमन एम्पायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को कैप्चर जरूर कर लिया था, लेकिन वो उसको कॉलोनाइज नहीं कर सकते थे क्योंकि उस दौरान एशियन कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ में फ्रांस और ब्रिटेन के अगेंस्ट ऑलरेडी एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चालू हो चुके थे, और ऐसे में अगर इतनी बड़ी टेरिटरी को कॉलोनाइज किया जाता तो ये चीज़ आग की तरह फैल जाती। अब 1918 और 1919 के बीच फ्रांस और ब्रिटेन ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव प्ले किया, और वो था मैंडेट सिस्टम। उनका कहना था कि क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ये युद्ध हार चुका है तो फ्रांस और ब्रिटेन जैसी ही कोई स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट और डेवलप्ड कंट्री अब ऑटोमन एम्पायर को संभाल सकती है। अब इसी के चलते एक एग्रीमेंट किया गया। उस एग्रीमेंट का नाम था साइकस-पाइकेट एग्रीमेंट।
इस एग्रीमेंट के चलते ऑटोमन एम्पायर के छोटे छोटे हिस्से किए गए। 2 हिस्से फ्रांस को दिए गए और 1 हिस्सा ब्रिटेन को दिया गया। अब फ्रांस के पास जो 2 हिस्से आए वो थे लेबनान और सीरिया, और ब्रिटेन के पास जो हिस्सा आया वो था फिलिस्तीन। अभी सीरिया को हम साइड रखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस एस्पेक्ट में हम लेबनान की बात करते हैं। तो अब फ्रांस ने लेबनान को डेमोग्राफिकली स्टडी करना स्टार्ट किया और देखा कि वहाँ मेजॉरिटी में थे सुन्नी मुस्लिम्स और माइनॉरिटी में शिया मुस्लिम्स। तो इसके बाद फ्रांस ने 2 चीज़ें की। पहला, फ्रांस से कुछ क्रिश्चियंस को उठाकर लेबनान में सेटल कराना ताकि क्रिश्चियनिटी बढ़ सके, और दूसरा सुन्नी मुस्लिम्स को हैवी नर्चर करना। रीज़न सिंपल था, वो लोग वहाँ मेजॉरिटी में थे, और साथ ही साथ कुछ लोअर कैटेगरी सुन्नी मुस्लिम्स को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया गया था। तो फ्रांस ने यहाँ पर 3 तरीके के लोगों को मैनेज किया, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेबनान में 3 तरीके के लोग अब एग्जिस्ट करते थे। पहला, सुन्नी मुस्लिम्स जो कि मेजॉरिटी में थे, दूसरा शिया मुस्लिम्स जो कि माइनॉरिटी में थे, और तीसरे क्रिश्चियंस जो कि फ्रांस वहाँ लेकर आया था। और दूसरी तरफ ब्रिटेन को फिलिस्तीन में मैनेज करना था 2 तरीके के लोगों को। पहला, फिलिस्तीनी अरब्स जो वहाँ के नेटिव लोग थे, और दूसरा ज्यूज़ जो हैवी माइग्रेशन के बाद वहाँ पर लैंड खरीद कर रहना शुरू कर चुके थे। बट प्रॉब्लम शुरू हुई 1920 में, जब फिलिस्तीनी अरब्स और ज्यूज़ के बीच एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। 1920 से 1945 तक ये वॉर चला, खूब ब्लड शेड हुआ, और ब्रिटेन इस वॉर को मैनेज करने में अनसक्सेसफुल रहा। फिलिस्तीन कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लिए सर का दर्द बन चुका था कि तभी 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। अब 1946 में ब्रिटेन को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना फिलिस्तीन के मुद्दे को यूएन को सौंप दिया जाए ताकि ये एक इंटरनेशनल मैटर बन जाए, और उस समय के बड़े देश भी इसमें इन्वॉल्व होकर इसका सोल्यूशन ब्रिटेन को दे पाएँ। तो 1947 में जैसे ही ये मैंडेट यूएन को दिया गया तो एक स्पेशल कमीशन फॉर फिलिस्तीन का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा हुई और 2 प्रपोजल्स रखे गए। पहला प्रपोजल था कि फिलिस्तीन वापस से फिलिस्तीनी अरब्स को दे दिया जाए क्योंकि वो वहाँ के नेटिव लोग थे, और टेम्पल माउंट वाली जगह पर ज्यूज़ को रिलीजियस राइट्स दिए जाएं। और दूसरा प्रपोजल था कि क्योंकि ज्यूज़ ने फिलिस्तीन के लैंड को लीगली खरीदा है तो फिलिस्तीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। एक पार्ट ज्यूज़ को दे दिया जाए और दूसरा पार्ट जो फिलिस्तीनी अरब लोग थे उनके लिए छोड़ दिया जाए। जनरल असेंबली 1947 में वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद प्रपोजल 2 जो कि था पार्टीशन ऑफ फिलिस्तीन, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही प्रपोजल 2 पर मुहर लगती है तो यूएसए और ब्रिटेन जैसे देश पूरी हेल्प करते हैं ज्यूज़ की कि वो अपना एक नेशन फॉर्म कर लें, क्योंकि ज्यूज़ काफ़ी रिच लोग थे और साथ ही साथ दिमाग से काफ़ी तेज़ थे। तो यूएसए और ब्रिटेन ये जानते थे कि ज्यूज़ फ्यूचर में उनके लिए भी एक एसेट का काम कर सकते हैं। अब फाइनली मई 1948 में ज्यूज़ ने अरब टेरिटरी में अपना एक देश बनाया, इजराइल। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अरब्स ने कोई भी देश नहीं बनाया। इनफैक्ट सारे के सारे अरब नेशंस ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। अब ये वॉर 2 साल तक चलती रही और फिर फाइनली 1950 में यूएन ने इस वॉर को रुकवा दिया। लेकिन इस वॉर के बाद एक प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे अरब नेशंस में छोटे छोटे रेजिस्टेंट ग्रुप बनना स्टार्ट हो चुके थे, जिनका मोटिव एकदम क्लियर था, इजराइल को नक्शे से हटाना। अब इजराइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारे ग्रुप से लड़ता रहा, और फिर फाइनली 1964 में इन सब ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि वो इजराइल से एक साथ होकर लड़ेंगे और एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। अब 1964 में एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि सारे के सारे सुन्नी मेजॉरिटी अरब नेशंस साथ में मिलकर इजराइल से लड़ने वाले थे। मूविंग ऑन टू ईयर 1967, इजराइल ये ऑब्जर्व करता है कि सारे के सारे अरेबिक नेशंस साथ मिलकर उस पर अटैक करने वाले हैं। तो इस अटैक से बचने के लिए इजराइल ही उन पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देता है। इस स्ट्राइक से सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों को भारी नुकसान पहुंचता है। इस स्ट्राइक के बाद इजराइल इन तीनों ही देशों से कुछ पार्ट ऑफ लैंड को कैप्चर कर लेता है, और अब 1967 का इजराइल करीब 200% से एक्सटेंड हो जाता है। अब इस एक्सपेंशन से अरेबिक नेशंस ऑब्वियसली और भी ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने PLO को और भी ज़्यादा फंड और सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बीच एक देश गायब था, वो था ईरान, क्योंकि 1950 से 1970 तक ईरान अमेरिका का एलाय बना हुआ था। उस समय ईरान में मोहम्मद रज़ा पहलवी का रेजीम चल रहा था, और मोहम्मद रज़ा पहलवी के अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, जिसके चलते अमेरिका ये इंश्योर करता था कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी रोल प्ले ना करे। लेकिन 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन होता है। ईरान के हार्ड रिलीजियस लोग मोहम्मद रज़ा पहलवी को भगा देते हैं, और ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो कहती है कि वो ईरान को शिया इंटरेस्ट के तहत चलाने की कोशिश करेगी।
तो 1980 में ईरान ने यह डिसाइड किया कि वो सारे के सारे शिया मुस्लिम्स को एकजुट करके इसराइल के खिलाफ लड़वाएगा। और दूसरी तरफ PLO, जिसको सारे के सारे अरब नेशंस का सपोर्ट था, वो लेबनान में बैठकर, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इसराइल के साथ, इसराइल पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करे जा रहा था। अब 1981 में इसराइल इन अटैक से परेशान होकर एक डिसीजन लेता है कि वो लेबनान में PLO को न्यूट्रलाइज करेगा। और फिर फाइनली 1982 में लेबनान पर अटैक किया जाता है, जिसके चलते PLO के कैडर्स तुनीशिया भाग जाते हैं। अब लेबनान में PLO न्यूट्रलाइज तो हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ एक वॉइड भी क्रिएट हुआ, क्योंकि वहाँ से PLO जा चुका था और इसी का फ़ायदा उठाया ईरान ने। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आप लोगों को लेबनान के डेमोग्राफिक्स समझाए थे, जिसमें सुन्नी मेजॉरिटी में थे, शिया मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे और तीसरे थे क्रिश्चियंस। अब माइनॉरिटी वाले शिया मुस्लिम्स जो थे, उनको ईरान ने एकजुट करना शुरू किया और एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया हिजबुल्लाह। तो पहला पॉइंट, लेबनान में ईरान के सपोर्ट से माइनॉरिटी शियाज का एक ग्रुप बनना जिसको हिजबुल्लाह बोला गया। और दूसरा पॉइंट, ईरान का इस हिजबुल्लाह पार्टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। पहला था अपर ब्लॉक, जहां पर हिजबुल्लाह पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करेगा और लेबनान के पार्लियामेंट में शिया इंटरेस्ट को रखेगा। दूसरा था मिडिल ब्लॉक, जहां पर हिजबुल्लाह रूट लेवल पर जाकर शिया मुस्लिम्स को एकजुट करेगा। और तीसरा था लोअर ब्लॉक, जहां पर हिजबुल्लाह एक आर्मी रेडी करेगा जो कि इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और इन तीनों ब्लॉक्स को संभालने की जिम्मेदारी दी गई हसन नसरल्लाह को। अब PLO ये रियलाइज कर चुका था कि लेबनान में उसकी जगह हिजबुल्लाह ने ले ली थी, तो इसी के चलते PLO ने फिलिस्तीनी अरब को उकसाना शुरू किया और उनसे कहा कि अब हम लोग बट गए हैं और ये रिवोल्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जिसके चलते 1987 में फिलिस्तीनी अरब्स ने इसराइल पर अटैक किया और इस अटैक को नाम दिया गया इंतिफादा। अब ये इंतिफादा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार किसी अरब नेशन ने नहीं बल्कि फिलिस्तीनी अरब्स ने इसराइल पर अटैक किया था। अब 1987 के बाद से इसराइल के लिए ये मैंडेटरी हो गया था कि वो फिलिस्तीनी अरब्स को सप्रेस करे। और जैसे ही इसराइल ने ऐसा किया तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि भले ही इसराइल ने काफ़ी सारे फिलिस्तीनी अरब्स के कैडर्स को मार गिराया, लेकिन वो सबको नहीं मार पाया क्योंकि वॉर के डर से कुछ अरब्स जाकर छुप गए। और फिर 1987 के बाद जब ये अरब्स बाहर निकले तो इन्होंने एक रेजिस्टेंट ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम दिया गया हमास। अब एक छोटा सा पोज लेते हैं और 1987 की सिचुएशन को रिवाइज करते हैं। हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। पहला PLO, जो कि सुन्नी मुस्लिम्स का ग्रुप है और उसको बैक करते हैं सारे के सारे अरेबिक नेशंस। दूसरा हिजबुल्लाह, जो कि शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है और उसको बैक करता है ईरान। और तीसरा हमास, जो कि फिलिस्तीनी अरब्स का ग्रुप है। और इन तीनों का मोटिव क्लियर है कि इसराइल को नक्शे से हटाना है। अब 1988 में इसराइल को ये समझ आया कि हमास तो एक छोटा सा ग्रुप है और हिजबुल्लाह का तो मोटिव ही क्लियर नहीं है क्योंकि वो 3 ब्लॉक्स पर काम कर रहा है। तो इसराइल ने अपने मेन टारगेट PLO के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। और फाइनली 1993 में इसराइल PLO को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाता है। ओस्लो नॉर्वे में इसराइल और PLO के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें PLO इस बात पर एग्री होता है कि वो इसराइल के खिलाफ अब से लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मूव था। अब PLO एक लिबरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची थी, तो ऑब्वियसली उसको अपना नाम भी चेंज करना था। जो PLO पहले फिलिस्तीन लिबरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, अब वो बदलकर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी बन गई। दूसरी शर्त जो इसराइल ने इस एग्रीमेंट के चलते रखी वो थी कि यासिर अराफत, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के, वो अथॉरिटी के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और फिलिस्तीनी अरब्स के बीच में जाकर पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करें। इसी के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया फाता। अब एक बारी 1993 की सिचुएशन को रिवाइज कर लेते हैं। अभी भी हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। पहला हिजबुल्लाह, जो शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है और उसको बैक करता है ईरान और वो अभी भी इसराइल के साथ लड़ाई कर रहा है। दूसरा हमास, जो कि फिलिस्तीनी अरब्स का ग्रुप है और वो भी इसराइल के साथ लड़ाई कर रहा है। लेकिन तीसरा, जो पहले PLO था, वो अब फाता बन चुका है और न्यूट्रलाइज हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने फाता को ओपोज किया और बोला कि वो कौन होते हैं फिलिस्तीनी अरब्स को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने वाले या फिर इसराइल के साथ पीस मेंटेन करने वाले। ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा, इन्वेजन्स होते रहे, लड़ाइयाँ होती रही और फिर फाइनली 7 अक्टूबर 2023 को हमास इसराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि इसराइल ने जिस हमास को एक छोटा सा ग्रुप समझा था और उसको साइडलाइन कर दिया था, वो इतना बड़ा ग्रुप एक इतनी बड़ी एक्शन यूनिट बना कैसे? इसका जवाब था ईरान।
अब 1993 के बाद से जब ईरान ने ये देखा कि फाता और हमास में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि हमास तो उसके लिए एक बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसके बाद से ही ईरान ने हमास को मॉनेटरी, एम्यूनेशन और आर्मी तीनों ही लेवल पर हैवी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और फिर फाइनली हमास ने साउदर्न इसराइल पर 7 अक्टूबर को अटैक किया। अब आप लोग ईरान का एक्सेस समझिए। नॉर्दर्न इसराइल पर हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है, साउदर्न इसराइल पर हमास जो कि फिलिस्तीन में है और सी रूट्स पर हूती रेबल्स जो कि यमन देश का एक संगठन है। अब ईरान ने इन तीनों ही फ्रंट से इसराइल पर अटैक खोल दिया है। अब फेब 2024 तक इसराइल तीनों ही फ्रंट्स पर लड़ता रहा लेकिन कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। तो फाइनली अमेरिका ने इंटरवीन किया और बोला कि रेड सी वाला पार्ट जहाँ पर हूती रेबल्स हैं, अब से ये वाला कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका देखेगा। तो इसके बाद इसराइल को सिर्फ 2 ही फ्रंट्स पर लड़ाई लड़नी थी, एक था हमास और दूसरा था हिजबुल्ला। तो फेब 2024 से सितंबर 2024 तक इसराइल हमास के साथ लड़ाई लड़ता रहा लेकिन कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि शायद इसराइल ये समझ ही नहीं पाया कि 1993 के बाद से हमास एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया। इसी दौरान अमेरिका ने इसराइल को हमास के साथ सीज फायर करने को कहा, लेकिन इजरायली लीडर नेतन्याहू इस चीज़ को समझ चुके थे कि अगर वो 1 साल लंबे युद्ध के बाद हमास के साथ सीज फायर करते हैं तो ये उनकी रेपुटेशन और इसराइल की रेपुटेशन के लिए बहुत ही खराब था। तो अब इसराइल ना तो हमास को न्यूट्रलाइज कर पा रहा था और ना ही उसको हमास के साथ कोई सीज फायर साइन करना था। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था हिजबुल्ला के साथ फाइट को एस्केलेट करना, क्योंकि कंपैरेटिवली हिजबुल्ला को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान था। तो इसराइल 29 सितंबर को हिजबुल्ला पर एक पेजर अटैक करता है जिसमें 37 लोगों की जान जाती है और 3000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। इसके जरिए हिजबुल्ला और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है। दूसरा, अगर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को न्यूट्रलाइज करना होता है तो सबसे पहले उसके लीडरशिप डिपार्टमेंट को एलिमिनेट किया जाता है और कुछ ऐसा ही इसराइल ने भी किया। 27 सितंबर को हसन नसरल्ला जो कि जनरल सेक्रेटरी थे हिजबुल्ला के, उनकी एक एयर स्ट्राइक में मौत हो जाती है। 25 सितंबर को हिजबुल्ला के मिसाइल यूनिट का लीडर इब्राहिम कोबेसी मारा जाता है और फिर इसी के चलते ईरान इस वॉर में इसराइल पर रिटेलिएट करता है। वॉर इज स्टिल ऑन, सिविलियंस आर डाइंग बोथ वेज, प्रे फॉर पीस। साइनिंग ऑफ।